अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर से पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि अपने फिजिकल इफेक्ट की वजह से मेजर की जाती हैं या डिटेक्ट की जाती हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड और डिटेक्टेड बाय देयर फिजिकल इफेक्ट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारे पास फर्दर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो टाइप्स हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और उनका अपना यूनिट होता है, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती। फॉर एग्जांपल टाइम, हम बता तो देते हैं कि 5:45 हैं या 5:40 हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इस डायरेक्शन में इतना टाइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है विद देयर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल वेट, हम वेट की जब बात करते हैं कहते हैं इतना वेट है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, और वेट का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल वेक्टर के बारे में पढ़ा कि वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड होता है, उनका डायरेक्शन होता है, एज वेल एज उनका यूनिट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ मेथड्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मेथड है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप लेटर ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे कि ए लिया है, या तो उसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, या तो उसके ऊपर हम एक एरो हेड लगा देते हैं, और या फिर उसको हम बोर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिखा बताया कि वेक्टर इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर और कैपिटल लेटर विद एन एरो मार्क ओवर टू हेड और अ लाइन ड्रॉन बिलो द लेटर। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी। अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कार मूव कर रही है इस स्पीड में, तो हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसमें हम उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे, जिसमें हम उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और हम उसकी स्पीड का भी बताएंगे, ठीक है। Graphically, a vector is represented by an arrow over with a straight line with an arrowhead at one end. The length to the arrow represent, ये चीज़ें मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज़ें बताई हैं कि उसमें जो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी उसको हमने किस तरह से स्पेसिफाई करना है, मैग्नीट्यूड को हमने किस तरह से लिखना है। तो सिंपली हमारे पास वेक्टर को हम उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो जिस तरह से अगर हम बता रहे हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ हम अपना एरो हेड ले जाएंगे, उसकी स्पीड को बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई किए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है। अभी मैंने आपसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की थी। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये देखिए, जिस तरह से आप टू प्लेन सिस्टम में देख सकते हैं या स्पेस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि दो रेफरल लाइन जो हमने ड्रा किए हैं, लेकिन ये लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और जो ओरिजिन होता है जहाँ पे दो लाइन्स आपस में मिल रही हैं, ये तीन लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। जैसे एक्स वाई के केस में जो मिड पॉइंट है हमारे पास, ये उसका ओरिजिन है, ठीक है। जिसमें ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आ रहा हो या ये ओरिजिन आ रहा हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर इसके दो सिस्टम्स हैं, एक हमारे पास प्लेन सिस्टम होता है और एक सिस्टम स्पेस सिस्टम होता है। प्लेन सिस्टम में हम तो दो डायमेंशंस लेते हैं, लाइक एक्स एंड वाई लेते हैं, और स्पेस सिस्टम में हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जी उसमें होते हैं, ठीक है। अब प्लेन सिस्टम में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जबकि स्पेस सिस्टम में मैंने आपको तीन एक्सिस बताए हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन की डेफिनेशन बताई थी, अब देखिए आप स्पेस सिस्टम में जहाँ पे मैंने ओ लिखा हुआ है या आपको बता रहा है कि ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। ऐसे ही ये प्लेन सिस्टम में ये हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट में ओरिजिन होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंगल्स की अगर बात करते हैं, प्लेन सिस्टम में चलते हैं, देखिए एक पॉइंट पी मैंने ले लिया है, कोई भी हमने पॉइंट ले लिया। अगर आप राइट साइड की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो एक्स नेगेटिव एक्सिस होगा, अपर वाई पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड वाई नेगेटिव एक्सिस होगा, ठीक है। और इनके दरमियान जो है हमारे पास एंगल जो है वो थीटा होता है। अगर हम स्पेस सिस्टम की बात करते हैं तो उसी तरह मैंने एक्स वाई जी तीन एक्सिस ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने इन सब का आपस में एंगल ड्रॉ कर ली कि इनके दरमियान एंगल कैसे है। जैसे एक्स और वाई के दरमियान अल्फा एंगल है, वाई और जेड के दरमियान हमारे पास बीटा है, और जेड और वाई के दरमियान हमारे पास क्या है, गैमा एंगल है। ये देखिए ऊपर ये गैमा लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा।
हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको इसके बताती हूँ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लाइक अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, बी प्लस ए के। लेकिन वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, जैसे सिंपल नंबर्स ऐड होते हैं, लाइक 2 + 3 2 - 3, तो ये सिंपल इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर वेक्टर्स आर एडेड आर कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हों या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ उनको ऐड करते हैं अरिथमेटिक मीन के थ्रू। जैसे नीचे मैंने आपको बताया कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पैरेलल वेक्टर्स आएँ, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हमारे पास वेक्टर सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड नहीं होते। हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इस रूल के थ्रू हम लोग नॉन पैरेलल वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो यह है कि हमने जिन वेक्टर्स को ड्रा करना होता है, हम कोई एक स्केल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उन सारे वेक्टर्स को ड्रा करते हैं, ताकि डिफरेंट स्केल्स आपने यूज़ नहीं करना है, आपने कोई एक ही स्केल लेना है जिससे आपने वेक्टर्स को ड्रा करना है। जैसे मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, तो सबसे पहले वेक्टर ए हम ड्रा करेंगे और जो वेक्टर बी होगा उसकी जो टेल होगी ना, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर जॉइन विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब कि जो टेल होगी वेक्टर बी की वो होगी वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन होगी। जैसे देखिए, मैंने आपको डायग्राम में बताया, वेक्टर ए मैंने ड्रा किया, फिर वेक्टर बी हमने ड्रा किया, फिर उसके बाद उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हमने ड्रा कर लिया। अब चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरह। रिजल्टेंट वेक्टर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है, जिस तरह मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जब मैंने दो वेक्टर्स ऐड किए ए और बी, उन दोनों को ऐड करने की वजह से जो मेरे पास वेक्टर आर आया था उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में भी शो करवाई है, मैंने उसको लेबल भी किया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो वेक्टर जो कि दो वेक्टर्स को ऐड करने से या उनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और इस वेक्टर में हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट होता है बोथ वेक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम है एज हमारे पास वेक्टर एडिशन है, लेकिन इसमें यह होता है कि वो जो वेक्टर जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पॉजिटिव केस में डायरेक्शन सेम रहती है जो हमने मेंशन की होती है, लेकिन नेगेटिव के केस में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे वेक्टर ए को मैं देखें, अगर ए माइनस बी मैंने करना है तो ए प्लस माइनस बी, लाइक ए की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन जो बी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। मैंने डायग्राम में आपको ये चीज़ शो करवाई है कि ए की डायरेक्शन सेम वही है, लेकिन जो बी की डायरेक्शन है वो ऊपर वाले से डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन उसके जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। और यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर देखिए वही चीज़ है हमारे पास। यहाँ पहले हमारे पास एडिशन के थ्रू आया था, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन के थ्रू आया, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और इसमें कंबाइंड इफेक्ट होगा किसका, एक ए का और एक माइनस बी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स को हम किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लाइक 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें भी हमारे पास फर्दर दो केसेस हैं। अगर तो नंबर पॉजिटिव है तो इस केस में जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट से हम यहाँ पर 2 से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर मैंने वेक्टर ए का साइज आपको बताया, लेकिन जब वो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, और पॉजिटिव होने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव होगा तो हमारे पास जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे देखिए, आप इफ़ नंबर इस पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कि उसका मैग्नीट्यूड डबल हुआ, डायग्राम मैंने आपको शो करके दिखाया, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने इफ़ नंबर इस नेगेटिव में आपको बताया कि देखिए उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। आज हम इतनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।